हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबे। जन सुराज जो अपना झंडा भले ही नहीं गाड़ पा रहे हैं, मगर आरजेडी का झंडा हर क्षेत्र से उखाड़ उखाड़ के फेंके जा रहे हैं। आरजेडी का लैंटेन का जो तेल हुआ करता था वो था मुस्लिम वोट बैंक, और वही तेल को जन सुराज खींच ले गए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं अवय और आपका स्वागत है सेकेंड एपिसोड ऑफ प्रेडिक्टिंग पॉलिटिक्स। तो 2025 बिहार चुनाव का सेमीफाइनल का रिजल्ट आ चुका है, और रिजल्ट कुछ इस तरह है कि जन स्वराज तो खुद क्वालिफाई नहीं किए मगर आरजेडी को डिस्क्वालीफाई कर दिया। आपने तो वो कहावत सुना होगा, हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। चलिए जानते हैं मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा। तो बिहार बाई इलेक्शन 2024 का रिजल्ट कुछ इस तरह से है। बेलागंज से मनोरमा देवी जेडीयू की तरफ से जीती, इमामगंज से दीपा मांझी जो हम पार्टी की तरफ से जीती, रामगढ़ में अशोक सिंह जो बीजेपी की तरफ से जीते, और तरारी में विशाल प्रसाद जो बीजेपी की तरफ से जीते। तो आपने देखा कि किस तरह से बिहार बाई इलेक्शन 2024 में आरजेडी और इंडिया अलायंस का सुपड़ा साफ हो गया। तो इस आरजेडी और इंडिया अलायंस का सुपड़ा साफ करने में सबसे बड़ा हाथ था जन सुराज का। तो आइए जानते हैं हर एक क्षेत्र से कैसे जन सुराज ने आरजेडी और इंडिया अलायंस का सुपड़ा साफ किया। पहले आते हैं बेलागंज। तो बेलागंज से जीत हासिल किए हैं जेडीयू के मनोरमा देवी जी करीब 73,000 वोट्स के साथ, और दूसरे पोजीशन पर रहे हैं विश्वनाथ यादव 51,000 वोट के साथ। मगर फैक्टर यह है कि विश्वनाथ यादव सुरेंद्र यादव के सपुत्र हैं, और सुरेंद्र यादव बेलागंज से 30 साल तक विधायक रहे। इसके बावजूद भी विश्वनाथ यादव वहां से हार जाते हैं। तो आरजेडी का सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर जो होता है वो है एमवाई समीकरण, और इसी एमवाई समीकरण में बेलागंज में फूट आ गया। चलिए थोड़ा विस्तार से बताते हैं। पहले आते हैं वाई पर, यानी यादव वोट। तो यादव वोट बैंक में फूट कैसे बना? देखिए, आरजेडी का जो कैडर वोट है यानी जो यादव ही वोट है, उनमें अच्छा खासा आक्रोश था कि 30 साल तक विधायक बनने के बाद सुरेंद्र यादव जी विश्वनाथ यादव को ही विधायक बनाना चाह रहे थे बेलागंज से। तो समझे कुछ इस तरह हुआ कि यादव के करीब आधा वोट वहां से लड़ रहे एक और यादव यानी मनोरमा देवी को चला गया, और इसी कारण से जेडीयू वहां से जीत गई। अब आते हैं एम वोट पे, और एम वोट यानी मुस्लिम वोट बैंक का टूटने का कारण दो है। एक है जन सुराज और दूसरा AIMIM। तो बेलागंज से जन सुराज के मोहम्मद अमजद ने 17,000 वोट लाके मुस्लिम वोट बैंक जो आरजेडी का वोट बैंक होता था उसमें काफी हद तक टूट लाया, और जो थोड़ा मोटा कसर था वो AIMIM ने भी कर दिया 3500 वोट लाके। ऐसा नहीं है कि बेलागंज में तेजस्वी यादव और लालू यादव प्रचार करने नहीं गए थे, वहां प्रचार भी किए, और 30 साल से आरजेडी के विधायक होने के बावजूद एमवाई समीकरण में फूट होने के कारण वहां से आरजेडी करीब 20,000 वोटों से हार गई, और इन 20,000 वोट का फायदा मनोरमा देवी ले गई। तो इस तरह से आरजेडी के हाथ से 30 साल का वर्चस्व खत्म हो गया बेलागंज से। तो अगला क्षेत्र है रामगढ़। वहां से बीजेपी के अशोक सिंह 62,000 वोट के साथ जीते हैं। पिंटू यादव जो बीएसपी पार्टी की तरफ से थे वो करीब 60,000 वोट लाए। तीसरे नंबर पर आरजेडी के अजीत सिंह रहे जो करीब 35,000 वोट लाए, और चौथे नंबर पर जन सुराज पार्टी के सुशील सिंह रहे जो करीब 6,513 वोट लाए। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि रामगढ़ भी आरजेडी का गढ़ हुआ करता था, मगर वहां वो तीसरे पोजीशन पर है। आखिर समझाते कि गढ़ कैसे हुआ करता था। अजीत सिंह के भाई सुधाकर सिंह वहां से विधायक थे जो अब सांसद बन गए हैं, और सांसद बनने के बावजूद भी वो अपने भाई को वहां से जिता नहीं पाए, बल्कि आरजेडी को उल्टा वहां पर तीसरे नंबर पर लाके खड़ा कर दिए। तो यहाँ से आरजेडी का हारने का कारण और ऊपर से तीसरे नंबर आने का कारण दो है, एमवाई समीकरण में फूट और जन स्वराज। चलिए पहले आपको बताते हैं एमवाई समीकरण में कैसे फूट आया। यादव वोट बैंक तो आपको समझ ही आ रहा होगा कि पिंटू यादव होने के कारण यादव का करीब 90% वोट पिंटू यादव तरफ चला गया, और इस कारण से अजीत सिंह को बहुत ही कम वोट पड़ा यादव कम्युनिटी की तरफ से। मगर आपको सोच रहे होंगे कि जन स्वराज मैंने क्यों बोला, 6,513 वोट ही तो लाए हैं। चलिए आपको समझाते हैं। देखिए, जन स्वराज के आने के कारण एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। कंफ्यूजन किसके बीच क्रिएट हुआ? बीजेपी विरोधी लोगों और जेडीयू विरोधी लोगों के बीच। वो कंफ्यूज हो गए थे कि किसको वोट दें, जिसके कारण बीजेपी ना जीत पाए वहां से। ये वो लोग जो नहीं चाहते थे कि बीजेपी या जेडीयू यहाँ से जीते, जिसके कारण इतना वोट का डाइवर्सन हुआ रामगढ़ में कि घूम फिर के बीजेपी जीत गए। अब आते हैं अगले क्षेत्र में, इमामगंज। इमामगंज से दीपा मांझी हम पार्टी की तरफ से करीब 53,000 वोट के साथ जीतती है। वही आरजेडी के रोशन मांझी को 47,000 वोट आते हैं, और जन स्वराज पार्टी के जितेंद्र पासवान को 37,000 वोट आते हैं। और यहाँ पर भी आरजेडी के सुपड़ा साफ होने का फिर से वही दो कारण है, एमवाई समीकरण में फूट और जन स्वराज का होना। पहले आते हैं एम पे, एम यानी मुस्लिम वोट। यहाँ जन स्वराज पार्टी ने जो भी मुस्लिम एरिया थे वहाँ पर खूब जोर शोर से कैंपेनिंग की है, जिसके कारण बहुत ही अच्छा खासा मुस्लिम परसेंटेज का वोट जन स्वराज पार्टी को चला गया। और एक और तबका था जो आरजेडी को वोट करता था, वो दलित का था, मगर दलित क्षेत्र में भी जन सुराज ने बहुत अच्छा कैंपेन किया, जिसके कारण काफी हद तक दलित वोट भी जन सुराज पार्टी को चला गया। और वैसे भी जन सुराज पार्टी का होना एक सेंस ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट कर दे रहा है। उन लोगों में जो एंटी बीजेपी और एंटी जेडीयू हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आरजेडी को वोट दें या जन सुराज को वोट दें, और इस चक्कर में वोट का डिवर्जन हो जा रहा है। और देखा जाए तो इमामगंज में जन सुराज पार्टी का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस ही यही है, 37,000 वोट। और इन 37,000 वोट के कारण
आरजेडी को सिर्फ 47,000 वोट मिले। मतलब क्लियरली दिख रहा है कि वोट के डाइवर्जन के कारण आरजेडी को यहाँ भी हार मिलती है। आप अगर इस वीडियो पर यहाँ तक बने हैं तो सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग और अचंभित करने वाला क्षेत्र में जाने वाले हैं, वो है तरारी। तो तरारी में बीजेपी के विशाल प्रशांत 78,000 वोट के साथ जीत हासिल करते हैं। वहीं सीपीआईएमएल के राजू यादव दूसरे नंबर पर रहते हैं 68,000 वोट के साथ, और जन स्वराज पार्टी को सिर्फ 5,622 वोट आते हैं। मगर जो मैं इतना देर से कह रहा था कि एमवाई समीकरण में फूट के कारण इन 3 क्षेत्रों में हारे थे आरजेडी, यहाँ एमवाई समीकरण के एकजुट होने के कारण तरारी में सीपीआईएम पार्टी यानी कहिए कि इंडिया गठबंधन हार जाते हैं। अच्छा, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए थोड़ा विस्तार से समझाते हैं। इसके लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 2020 में सुदामा प्रसाद जो सीपीआईएमएल के तरफ से थे, वो 2020 में यहाँ पर 10,000 वोटों की बढ़ोतरी के साथ जीत हासिल करते हैं। मगर ठीक 4 साल बाद राजू यादव 10,000 वोट के कम होने के कारण यहाँ से वो हार जाते हैं। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनका एमवाई समीकरण 1 था, इसलिए। अब सीपीआईएमएल में राजू यादव होने के कारण जो माले का कैडर वोट था, राजू यादव होने के कारण यानी एक यादव होने के कारण बढ़ गया। यानी सीपीआईएमएल का जो कैडर वोट है वो खुद यादव को वोट नहीं देना चाहते थे और राजू यादव ही रिप्रेजेंट कर रहे थे सीपीआईएमएल को, जिसके कारण सीपीआईएमएल का जो कैडर वोट है वो वोट डिवर्जन हो गया और कुछ इस तरह से डिवाइड हुआ कि कुछ वोट चले गए बीजेपी को, कुछ वोट चले गए जन स्वराज को। तो आपने क्षेत्र वाइज एनालिसिस देख लिया। अब थोड़ा समझते हैं कि जन स्वराज होने के कारण आरजेडी का सुपड़ा साफ कैसे हो गया। तो पहला फैक्टर ये है, जो जन स्वराज के सुप्रीमो है प्रशांत किशोर, उनका मुस्लिम के प्रति पकड़ बहुत ही तगड़ा हो गया है। मुस्लिम वोट बैंक भी उनको एक जरिया देख रहे हैं कि उनका वोट जन स्वराज को भी जा सकता है। इसके कारण आप देख सकते हैं कि कई जगह में मुस्लिम वोट बैंक आराम से बटे हैं और जन स्वराज को गए हैं। तो ऐसे समझिए, जो आरजेडी का लैंटेन का जो तेल हुआ करता था वो था मुस्लिम वोट बैंक, और वही तेल को जन स्वराज खींच लिए गए, जिसके कारण ये लैंटेन बिहार के बाई इलेक्शन में बुझ गया। और एक और जो बात है कि जन स्वराज के आने के कारण जो एंटी बीजेपी वोट्स है, एंटी जेडीयू वोट्स है, उनमें एक सेंस ऑफ कंफ्यूजन आ गया कि किसको वोट करें भाई, आरजेडी को करें, जन स्वराज को करें। इस चक्कर में सब तरफ से ऐसा हो रहा है कि वोट का डिवर्जन होते चल जा रहा है, जिसके कारण धीरे धीरे करके आरजेडी का ही वोट बैंक कम होते चल जा रहा है। तो कुछ इस तरह से समझिए कि कोई आदमी आया अपना झंडा गाड़ने के लिए, मगर वो अपना झंडा नहीं गाड़ा। वो पूछा कि वो किसका झंडा है, तो सबने बताया कि वो आरजेडी का झंडा है। बोला कि लाओ, उखाड़ के उसी झंडे को फेंक दिया। ये वो आदमी है जन स्वराज, जो अपना झंडा भले ही नहीं गाड़ पा रहे हैं मगर आरजेडी का झंडा हर क्षेत्र से उखाड़ उखाड़ के फेंके जा रहे हैं। इस तरह से आप मान सकते हैं कि जन स्वराज ने आरजेडी का बिहार से सेमीफाइनल में सुपड़ा साफ कर दिया। वैसे एक बार जन स्वराज पे भी आइए जाते हैं कि उनका इस बाई इलेक्शन में कैसा परफॉर्मेंस रहा वोट परसेंटेज में। बीजेपी को 20% वोट मिले हैं, आरजेडी को 15% मिले हैं, जेडीयू को 11% मिले हैं। मगर कुछ ही महीने पहले जो पार्टी आई है जन स्वराज पार्टी, वो 10% वोट ले गए। तो ऐसा देखा जाए कि 10% वोट कोई पार्टी जो कुछ ही महीना पहले बना है वो 10% वोट ले आए, ये कोई खराब परफॉर्मेंस नहीं है। आपको एक उदाहरण देते हैं, आम आदमी पार्टी को तो आप जानते ही होंगे, जब वो पहली बार पंजाब में इलेक्शन लड़े थे उनका वोट परसेंटेज शेयर 6% था, और जब वो दूसरी बार लड़े तो आप जानते हैं कि पंजाब में अभी आम आदमी पार्टी का ही सरकार है। तो आरजेडी वालों को तो सबसे ज़्यादा अगर किसी से सतर्क होना है अभी, वो है जन स्वराज से। और इस सेमीफाइनल बाई इलेक्शन में जन स्वराज का परफॉर्मेंस अप टू द मार्क था। अब देखना यह है कि वो फाइनल में इस तरह का खेल खेल पाते हैं कि नहीं। अब ये बात थोड़ा क्लियरली दिखने लग गया है कि पब्लिक जो कह रहे थी कि हमारे पास विकल्प नहीं है, जन स्वराज विकल्प के रूप में आ रहे हैं। वहीं हमारी प्रेडिक्टिंग टीम ने भी कुछ आरजेडी के लिए प्रेडिक्ट किया है। वो ये है कि इस ट्रेंड को देखते हुए, इस वोटिंग ट्रेंड को देखते हुए शायद बिहार के 2025 के इलेक्शन में आरजेडी 20 से 30 सीट ही ला पाएंगे। मगर घबराइए नहीं, आपके पास समय बहुत है अपना रणनीति चेंज करने का, अपने पार्टी पर ध्यान देने का और ग्राउंड वर्क बढ़ाने का। तो चलिए, आपका क्या राय है इन क्षेत्रों में, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको क्या रिप्लाई करेंगे। हम भी आपसे जानना चाहेंगे। अगर आप तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ से हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए, हम भी जानना चाहेंगे कि आपका राय क्या है। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप बिहार में हैं तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप बिहारी हैं तो वीडियो को और भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि 2025 का इलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टाइम बिहार के लिए। और अपना राय देना तो बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे ही प्रेडिक्टिंग पॉलिटिक्स के लिए प्रेडिक्टिंग पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप आरजेडी वाले हैं तो हमसे नाराज़ नहीं हो जाइएगा, ये ट्रेंड जो कह रहा है वही मैंने बोला है। थैंक यू।